नमस्कार, मैं पूनम करकेटा आकाशवाणी रांची के समाचार प्रभाग की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज केंद्रीय बजट 2025 पेश हुआ और इस बजट की बहुत सारी खास बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आज 3 विशेषज्ञ इस पर बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। उनमें हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के प्रोफेसर प्रसेनजीत चक्रवर्ती, वित्तीय मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन कुमार और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव नवज्योत अलंग। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। जैसा हम सभी ने आज देखा, आज भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनता आज टीवी पे टकटकी लगाए बैठी थी, आकाशवाणी भी सुन रही थी कि बजट में क्या क्या पेश हुआ। और सबसे अधिक जो लोगों को बात आकर्षित की वो है कि प्रतिमाह औसत आय पर कोई आयकर नहीं, 1 लाख रुपए तक की जो प्रतिमाह औसत आय है उस पर, और ये जो कर का जो दायरा जो बढ़ाया गया, स्लैब जो बढ़ाया गया, वो 12 लाख रुपए तक हुआ। इस पर आप लोगों की बारी बारी से टिप्पणी। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी विपिन कुमार जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आधी से ज़्यादा आबादी जो बजट पे निगाहें टिकाए रहती है, उनका सबसे पहला मुद्दा होता है कि टैक्स स्लैब में क्या चेंजेज आ रहे हैं जी। इस बार टैक्स स्लैब में जो चेंजेज हैं वो बहुत बड़ा वेलकम मूव है और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा उम्मीद भी नहीं रखा था। ज़्यादातर लोगों की उम्मीद थी कि ये स्लैब 10 लाख तक जा सकती है, बट एग्जेम्प्टेड स्लैब या नो टैक्स जोन में 12 लाख का लिमिट को लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बार के बजट की है। जी जी। हालांकि इसमें कुछ चेंजेज इस तरीके से हुए हैं कि जिनकी इनकम 12 लाख है या सैलरीड क्लास के केस में 12,75,000 की लिमिट है जी, उनको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। वहीं अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उस केस में टैक्स स्लैब रेट में चेंज आया है और उसका भी इम्पैक्ट एक अच्छी टैक्स सेविंग के तौर पे देखा जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी की इनकम 24 लाख रुपया कंसीडर करते हैं जी, तो पुराने जो लास्ट ईयर का स्लैब था उसके अकॉर्डिंग और करंट ईयर में लगभग 1,10,000 का टैक्स का बेनिफिट आ रहा है। वहीं अगर मैं 12 लाख के इनकम पे चलता हूं तो पहले 80,000 का टैक्स पे किया जा रहा था और अब वो जीरो हो जाएगा। ग्रेजुअली वो रिबेट बढ़ता जाता है। वहीं 13 लाख के इनकम पे कहीं 25,000 रुपए की सेविंग उनको नए स्लैब में हो पा रही है जी, जो बढ़ करके 1,10,000 तक चला जा रहा है आगे जी। तो लेकिन सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा ये जो सेविंग्स हो रही है वो क्या सेविंग्स में जाएगी या वो खर्च हो जाएगी? और ये जो राजस्व सरकार को मिलता था वो क्या कम तो नहीं हो जाएगा? आपको कैसा लगता है इसमें? एक्चुअली इसमें जो सरकार का मेन पर्पस है टैक्स स्लैब को चेंज करने का, वो है कि मनी का रोटेशन मार्केट में बढ़ाना है जी। जितना मनी का रोटेशन बढ़ेगा, राजस्व में डायरेक्टली इनकम टैक्स से तो कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि फंड का जब फ्लो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ेगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में वो साल में एक बार ही आ रहा है, लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है तो वो फ्लो हो करके हो सकता है उसका फ्लो 8 टाइम्स 10 टाइम्स मार्केट में ड्यूरिंग द ईयर हो जाए, तो उससे राजस्व में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, दो इनकम टैक्स हेड से कम होता हुआ दिखाई देगा। जी जी। और इस पर आप क्या बोलेंगे नवज्योत अलंग जी? ये जो स्लैब बढ़ा है उस पर? ये स्लैब, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो बजट है जी, ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट है जी। और ये जो स्लैब बढ़ा है ये बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फाइनेंस मिनिस्टर का। ये बहुत वेलकम स्टेप है। 0 से 12 लाख तक निल है, तो इसमें बहुत लोगों को, कॉमन मैन को बहुत फायदा होगा। जी जी। और जैसा कि विपिन कुमार जी बोल रहे थे कि 10 लाख तक तो लोग सोच रहे थे, लेकिन 12,75,000 सरकार ने कुछ सोच कर किया होगा। सोच के किया होगा। नहीं, मैं विपिन जी की बात को यहाँ थोड़ा सा काटूंगा। इनफैक्ट जब हमारे पीएम ने
कल या परसों आके वो एक स्टेटमेंट भी दिया था मिडिल क्लास वाला, तो हमें सबको ये यकीन था कि ये 12 लाख नहीं बल्कि 15 लाख तक होगा, और हमारा काफी न्यूज चैनलों में भी ये चल रहा था। जी जी चक्रवर्ती जी। हाँ, तो पहले तो मैं भी ये मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का इसके पीछे कारण रहा होगा कि जो कंजम्पशन है देश का, इससे बढ़ोतरी मिले, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभों को कंट्रीब्यूट भी कर सके हम लोग के देश के ग्रोथ के लिए जी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेलकम स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड और बस वही मेरे अभी तो मुझे वही दिख रहा है जी जी। इससे क्या जैसे ये जो स्लैब बढ़ गया और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो नौकरी पेशा हैं या जो कारोबार कर रहे हैं, तो ये जो स्लैब बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम भी लोगों की दिखेगी। लोग अगर अब शो करने लगे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले कुछ लोग नहीं भी देते हों, छुपाते भी हों, अब अगर बढ़ा के दिखा रहे हैं तो इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे दिखाई देगी, बताइए जी। मैम, मैं इस चीज से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम जो है वो इम्प्रूव होगा, और नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्डेड इनकम ही होता है, वो पहले भी पूरा डिक्लेयर करके टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन जो लोअर बिजनेस क्लास है उनके केस में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था कि वो इनकम कम करके दिखाना ज्यादा पसंद करते थे टैक्स सेविंग के लिए। अब सिर्फ 12 लाख, एक तो 12 लाख का लिमिट उन्हें मिल गया जहां पे उन्हें टैक्स नहीं पे करना है, बल्कि लोग थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज हो रहे हैं लोअर टैक्स स्लैब से, क्योंकि वहां पे 5%, 10% हर तरह का स्लैब मिल रहा है, तो वो इवन हायर अमाउंट भी रिपोर्ट करेंगे और जेन्युइनली दे हैव दैट मच इनकम जी। तो उस चीज से इम्पैक्ट आएगा। एक ये जो आपका पर कैपिटा इनकम का है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड भी सेट करता है। हम शायद उस जगह पे भी अब अपना पोजीशन इंप्रूव होता हुआ देखेंगे जी। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया तो एक बहुत दूरगामी सोची समझी नीति के तहत उन्होंने ये किया है। अगला सवाल आपसे है नवजोत आलन जी। आप इसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का ये आरोप है, मैं तो आरोप कहूंगी, कि झारखंड को वैसा नहीं मिला जैसा बिहार को मिला, लेकिन क्या ये जो पूरा बजट है उससे झारखंड को फायदा नहीं हो रहा है? देखिए मैम, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि पूरे बजट से झारखंड को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्रीड कि झारखंड को फायदा होगा। जैसे एमएसएमई में 5 करोड़ को 10 करोड़ किया गया है, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड एमएसएमई के उनको लोन है, तो ये सब में स्टार्टअप्स में काफी प्रमोट किया गया है, तो ये सब में फायदा तो ओवरऑल पूरे इंडिया का होगा, ठीक है। जैसे सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक का टैक्स में छूट है, पहले वो 50,000 थी, ये 12 लाख वाला जो है टैक्स फ्री, तो ये सब में ओवरऑल पैन इंडिया को फायदा होगा। मगर यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्य को स्पेशल पैकेज मिले, कई बार बजट में बिहार की चर्चा हुई, हम वैसा ही कुछ चाहते थे झारखंड के लिए, तो उस स्पेशल कुछ या कुछ स्पेशल बजट में ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से एज अ बिजनेस कम्युनिटी ऑफ झारखंड एंड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एफजेसीसीआई, उस तरह से हमें थोड़ी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि हम बार बार फाइनेंस मिनिस्टर से झारखंड के लिए कुछ स्पेशल भी मांग रहे थे। जैसे हमारे यहाँ इतना कोल है, इतना आयरन हो रहा है, वो दूसरे स्टेट्स में जाके वो कुछ होता है, तो उसके ठीक है प्लान्स हैं, मगर जो है वो काफी पहले लग चुके, नया गया, अब नया लगना चाहिए था। दिस वाज द राइट टाइम था। डिफेंस का कुछ बड़ा प्लान झारखंड में स्टैब्लिश हो जाता, रेलवे से कुछ बड़ा झारखंड में स्टैब्लिश हो जाता, तो उससे क्या था कि झारखंड की जो पलायन की समस्या है, लेबर की समस्या, वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाती। और इको टूरिज्म, आप देखो दूसरे क्षेत्रों में कितना डेवलपमेंट इको टूरिज्म हो रहा है। आज हम पतरातू देखते हैं, पुंडू है, तमाम, तो कितना झारखंड में भी असीम फ्लरिश करने की, हर जिले में कुछ ना कुछ, हर जिले में कुछ ना कुछ है जी, तो उसमें वो काफी डेवलपमेंट हो सकता था। तो
अब हम एक 50 कुछ है बजट में आया है 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो मैं तो अभी भी फिंगर क्रॉस्ड है कि शायद उस 50 जगहों में हमें झारखंड में भी कुछ, क्योंकि उसकी डिटेल्स अभी नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा कि उसमें झारखंड की 2-4 जगहों का नाम हो, ताकि हमें भी टूरिस्ट प्लेसेस हमारी भी झारखंड की और भी डेवलप हो। जी जी। और आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जरूर कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों को कुछ स्पेशल पैकेजेस मिला है, बट उतना भी निराशा के कारण नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो एमएसएमई है उसका जो आई थिंक 2.5 टाइम्स क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया गया है, तो डेफिनेटली ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि राज्यों को कहीं ना कहीं इस पे जरूर फायदा मिलने वाला है। फिर एग्रीकल्चर पे हम देखें तो जो आंगनबाड़ी, जो मैं झारखंड स्पेसिफिक बातें करना चाहता हूँ, तो आंगनबाड़ी का जो बजट इस बार जो स्पेशल पैकेजेस दिया गया है, जो प्रोविजन किया गया है, तो इस पे जो हम लोगों के जो बहनें हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और इको टूरिज्म, मैं आपसे सहमत हूँ कि झारखंड इतना नेचुरली इतना ब्यूटीफुल है, तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए इस राज्य के लिए। एंड मेरा और एक लास्ट पॉइंट इस पे यही रहेगा कि खास करके जो SC/ST टर्म लोन जो 5 करोड़ तक किया गया है, हाँ 2 करोड़ तक, अप टू 2 करोड़ तक किया गया है, उस पे जरूर मुझे लगता है झारखंड के भाइयों बहनों को इस पे बहुत काफी बड़ा स्टेप है, जो झारखंड को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उससे मिलेगा। जी जी। और ट्राइबल महिलाएं बिल्कुल सामने आती हैं, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो नौकरी करना हो, चाहे घर से बाहर ही निकल के कुछ काम करना हो, तो हम ये आशा करते हैं कि इससे बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरी कुछ लोगों को ये चिंता थी कि ये जो पहले सेविंग्स करते थे लोग टैक्स बचाने के लिए, और वो एक राष्ट्र के लिए भी वो एक क्या बोले उसको, एसेट क्रिएट होता था, और लोगों के लिए भी। क्या लोग करेंगे इस छूट के बाद, और उसको हम कैसे देखेंगे? ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको पिछले 2-3 सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब से टैक्स में न्यू स्लैब का स्कीम लाया गया, तब से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया गया है जो ओल्ड टैक्स स्लैब को फॉलो करने वाले थे, और अब इनफैक्ट बिना कहे इस साल तो उसको अबोलिश कर दिया गया है, क्योंकि वो पेपर में रहेगा बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसका ऑलमोस्ट जीरो है। और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली यंग जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सेविंग ऐसे भी बहुत कम करना चाहते थे, और अब तो ना के बराबर वो सेविंग्स होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो लोन लेंगे तो फिर सरकार को उससे राजस्व मिलेगा। कंजम्पशन पैटर्न चेंज करना था, कंजम्पशन पैटर्न अभी भी चेंज हो रहा है जी। दूसरे साइड में जो गवर्नमेंट स्मॉल डिपॉजिट्स पे फोकस करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक सेफ डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट उनके पास लोकल बॉडीज से आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। जी जी। लेकिन मेरा इस पे बस यही कंसर्न है कि पहले जो ओल्ड और न्यू रेजिम था, उस पे भी कि क्या बहुत ज्यादा था ओल्ड रेजिम पे, जो इन्वेस्टमेंट के तहत हम लोग ओल्ड रेजिम की बात ही करते हैं कि उसके लिए मैंडेटरी था, तो कुछ सेविंग कर लेंगे तो उसके वजह से टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मुझे बस यही जानना है कि मुझे लगता है न्यू रेजिम फायदेमंद ऑलवेज रहा है फॉर दोज हु आर गवर्नमेंट का, मतलब जो हाई स्लैब में ऑलवेज थे, बहुत ज्यादा HRA नहीं था जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए न्यू रेजिम ऑलवेज फायदेमंद था। तो मेरा यही कहना है कि कितना इस पे डेविएट होगा, ये एक मेरा भी एक क्वेश्चन है, मतलब इस पे। जी जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ। यही मैंने अभी बोला कि ये इशू अभी लास्ट 2 to 3 years का ही है, और करंट ईयर में जो अभी नया टैक्स स्ट्रक्चर आया है, इसके बाद ओल्ड रिजीम पे डिस्कशन ही जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अब डायरेक्टली न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल हर एक केस में नजर आ रहा है। जी
जी। और जैसे वित्त मंत्री ने 4 सेक्टर पे फोकस किया, बजट के 4 जो उन्होंने हिस्से बताए, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो कृषि की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और इसके अलावा अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो क्योंकि आप चैम्बर से हैं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव हैं नवजोत अलंग जी, आपसे इस पर बात करना चाहूंगी कि इसे आप कैसे देखते हैं। ये बहुत वेलकम स्टेप है जी। जैसे हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जी। तो इससे ओवरऑल किसानों को काफी फायदा मिलेगा और ये एज लार्ज स्केल फार्मर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ मैं एक और चीज बताऊं तो किसान क्रेडिट कार्ड जो कि पहले 3 लाख था, जी। उसको भी 5 लाख किया गया, जी। तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा क्योंकि खेती के लिए पैसे लगते हैं जी। और जब ये लिमिट बढ़ गई है तो फायदा मिलेगा, फायदा तो मिलेगा। और कृषि के अलावा खास करके ये दाल पर मैं फिर आती हूँ, ये दाल पर जो इतना जोर दिया गया है इसके पीछे के जो कारण है उसे आप बता सकेंगे। दाल पर एक्चुअली कई बार दाल पे हम उतने ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं। दाल हमें कई बार बाहर से भी मंगाना पड़ा है, आसपास के स्टेट से मंगाना पड़ा है, इसलिए दालों पर एक्चुअली वो वेजिटेरियन प्रोटीन भी है, इसलिए भी इस पर इतनी मेहनत की गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो विद्युत वाहन है उसकी बैटरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें जो ईवी में जो ये दिया गया है ना, तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। आप आज हम इसको ऐसे समझ लें, एक ईवी व्हीकल्स नॉर्मल व्हीकल से, पेट्रोल व्हीकल से महंगा है मैम। तो अगर हम किसी एक नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल को देखते हैं तो वो 1 लाख है और उसी ईवी व्हीकल को देखते हैं तो वो स्कूटी 1.5 लाख की है। तो जब इससे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रेट कम होगा, तो आज एक ईवी व्हीकल जो एक लग्जरी के तौर पे है वो कॉमन मासेस के पे भी ले पाएंगे। आज एक नॉर्मल कार अगर हम सपोज देखते हैं तो वो 12 लाख की स्टैंडर्ड गाड़ी आ जाती है, मगर एक स्टैंडर्ड कार को देखते हैं, ईवी व्हीकल को देखते हैं तो वो 20 लाख की है। तो वो अभी मतलब वो है तो ईवी व्हीकल, मगर वो फिर भी वो उस लग्जरी पे पड़ी हुई है, लोग उतना ले नहीं पा रहे हैं। तो रेट जब गिरेगा तो लोग ले पाएंगे। उसका दूसरा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा पॉल्यूशन में भी जी। और मेरे को लगता है तीसरा एक फिर काफी इसको सोचा गया है, और जिससे हमारी पेट्रोल पे जो डिपेंडेंसी है वो घटेगी मैम। और जो हम बाहर से पेट्रोल का आयात या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात करते हैं तो उसमें भी हम डॉलर में पे करते हैं, तो वो सब भी काफी घटेगा और रुपया मजबूत होगा। ये बहुत बढ़िया स्टेप है जी, और इससे फायदा सबको मिलेगा जी। जी अब डायरेक्ट तो प्रदूषण और इस पे है ही जी, लेकिन हमें जो बैटरी के निपटारे के भी सोचना, अगले चरण में सोचना होगा कि इसमें मैम थोड़ा सा मैं काटना चाहूंगा। ये है कि बैटरी का, मगर लिथियम बैटरी काफी नुकसानदायक है, ये आता है, ये है भी, मगर उसकी हम एक नॉर्मल बैटरी की स्पैन ऑफ लाइफ भी 5 साल बोल रहे हैं। तो जो डे टू डे व्हीकल जो धुआं डीजल या पेट्रोल व्हीकल देता है, तो उससे तो मेरे को पर्सनली लगता है वो काफी फायदा इन द लॉन्ग रन इससे होगा जी जी। और मेडिसिन के क्षेत्र में जो मेडिकल टूरिज्म की बात जो कही गई है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो इसको जो मेडिकल टूरिज्म है और कैंसर की जो मेडिसिन हैं उस पर भी जो उन्होंने एक क्या कहें उसको, रेट कम किया, हाँ रेट जो कम किए हैं, उसे देखते हुए आपको कैसा लगता है आने वाले? मैम जो कैंसर की दवाइयों का रेट कम हुआ है ना, हमें इसे ऐसे सोचना होगा, कैंसर जिस भी फैमिली में होता है, पर्टिकुलर किसी को होता है तो वो उसको नहीं, उसकी पूरी फैमिली को होता है। आर्थिक ठीक है, मानसिक परेशानी तो है ही है, मगर उसकी आर्थिक परेशानी भी हो जाती है। तो इससे जब कैंसर की दवाइयों का रेट घटेगा तो उनको एक बेनिफिट तो मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं मिलेगा मगर मिलेगा जी। तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो बूंद
कितना बड़ा ये तो नहीं पता, मगर वो अच्छा है, बेनिफिट तो होगा जी। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप इस पर अपनी राय कैसे देखते हैं, और खासकर वो झारखंड के लिए? देखिए, मतलब मैं उस कैंसर के छोड़ के मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस बजट पे ये भी बोला गया है कि जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स उसका भी बढ़ोतरी किया गया है 75,000 या 1 लाख। हाँ, बिल्कुल। तो डेफिनेटली जैसे झारखंड पे जैसे राज्यों पे मुझे लगता है एम्स आना या फिर ऐसे हॉस्पिटलों में तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप, यू नो, सम वी कैन बेनिफिट, यू नो, समथिंग आउट ऑफ दैट डेफिनेटली। और ये मुझे लगता है ये कैंसर वाला डेफिनेटली एक मिडिल क्लास जो आप जैसे बताएं कि ये सच में पूरा परिवार का कैंसर होता है, तो थोड़ा तो इस पे ऑब्वियसली सबका जो बोझ है वो थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि सबसे ये बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन रहा है खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए जी। और कई बार हम अखबारों में देखते भी हैं कि पड़ोसी देशों से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ, कई बार दिल्ली में, बॉम्बे में या फिर टाटा में भी जो इंस्टीट्यूट हैं। तो गवर्नमेंट इस बार वीजा के लिए भी वो बहुत ही इजी टर्म्स इस बार किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस मेडिकल टूरिज्म फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, सो वो भी एक बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप। मेडिकल सर एक पॉइंट कैंसर के लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जी मेडिसिन में रेट जो रिड्यूस हुआ है ऑब्वियसली वेलकम स्टेप है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें जो डे केयर के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट किया है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है किसी को जब होता है ना तो पूरी फैमिली उसके पीछे लगी रह जाती है। अब उस चीज से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली थोड़ी सी फ्रीडम मिलेगी, वो काम कर पाएंगे और ताकि उनका प्रॉपर केयर हो पाएगा हॉस्पिटल में जी। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है, मतलब ये बिल्कुल सोच से हट करके अगर कोई मांगते तो दवा की कीमत घटाने ही मांगते, लेकिन ये जो डे केयर वाली जो स्टेप उठाई है ये वाकई ये रियल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ कई मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी रेट कम हुआ है, तो वो भी काफी वेलकम स्टेप है जी जी। क्योंकि जो मेडिकल इमरजेंसी जिनके यहाँ आ जाए उन्हें ही पता होता है कि किस तरीके से लोग सारी पूंजी लगा देते हैं घर के किसी मेंबर को बचाने के लिए, तो ये वाकई बहुत प्रशंसनीय बातें हैं। और बजट में एक बात कही गई है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खुलेंगे। आप शिक्षा क्षेत्र से हैं। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन ऑलवेज हम लोग के एक समस्या रही है देश की। मैं खास करके जो मतलब जो हायर एजुकेशन है फिर भी वी आर वेरी मच फोकस्ड, आईआईटी हो गया या फिर जो आईएम्स आईएससी जो भी हो गया, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर पे प्राइमरी स्कूलों में इसका जो ब्रॉडबैंड उन्होंने बताया कि इसके दर ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक देश को बनने के लिए प्राइमरी एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसपे आई थिंक सरकार सही दिशा में इन स्कूल्स को जोड़ने के लिए, खास करके झारखंड एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा रूरल प्लेसेस है, तो हमारे झारखंड के बच्चों को इसके तहत बहुत फायदा मिलने वाला है जी जी। और ये विकसित भारत की ओर वाकई लेकर जाएगा, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जी। ये जो ये मील का पत्थर साबित होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो ये जो बच्चों को जब इसका आप दूसरे प्रोस्पेक्ट भी देखिए, जो बुक्स हैं उसमें हर साल किसी भी एमआरपी को डाल देना और फिर बेचना, फिर पर्टिकुलर राइटर्स की ही चलेंगी, तो ये वो सब में भी लॉन्ग टर्म लगाम लगेगा मैम। जब आप ऑनलाइन और हम एलसीडी के थ्रू या एलईडी के थ्रू जब पढ़ाई होंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो आज एक वो बड़ा मार्केट है जी जी, तो उसमें लगाम लगेगा, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जी। और ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो राहत मिली है लोगों को, एफडीआई 100% जी जी जी, उस पर आप लोगों की टिप्पणी? ये बहुत मेरे हिसाब से तो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट है इस बार का। 100% एफडीआई से क्या है मैम कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जब वो आएंगे ना, आप याद कीजिए कि 5 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस का क्या रेट, 10 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस का क्या रेट होता था, आज क्या है जी। 10 साल पहले कमर्शियल व्हीकल का क्या रेट होता था, आज क्या है। तो ये जब वो आएंगे ना, तो वो आज जैसे
भाई साहब ने सोशल सिक्योरिटी की बात की थी, हम जी। यूएस की बात करते हैं, विपिन वहाँ- कुमार सर ने, हाँ, जी। हाँ विपिन जी, तो वो अब इंडिया में भी वो सब हम कम दर पे कम खर्चों में मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पहले टर्म इंश्योरेंस में ही होता था कि पैसा हम कार के टाइप पे होता था, कुछ नहीं हुआ तो अगले साल डूब जाता था। अब उसमें देखिए धीरे धीरे चेंज हुआ है जी, कि नहीं भी जी। होगा तो ठीक है, आपका वो अमाउंट नहीं फिक्स जी, मतलब मिलेगा मिलेगा आपको आपको, जी। बाद। तो ये बहुत, तो इस पे जब वो प्लेयर्स आएंगे ना तो ये बहुत बढ़िया 100% बहुत फायदा होने जा रहा है। जी जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी ये है कि इसमें एक कंडीशन रखा है और वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। कंडीशन ये है कि जो प्रीमियम इंडिया में कलेक्ट होगा जी। वो प्रीमियम इंडिया में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। मीन्स रोटेशन ऑफ फंड हमारी इकोनॉमी में ही रहेगी। जी। अगर ये फंड अभी है कि वो जाकर के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कराते हैं, जी। उस पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया तभी वो अलाउ करेंगे, तो ये हो गया कि हमारा पैसा हम ही उसके साथ खेल पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा कंडीशन उसमें ये लगाया बहुत गया। बढ़िया बढ़िया कंडीशन भी condition है। नहीं तो ऐसा होता कि पैसा हमारा और फॉरेन प्लेयर्स बाहर उसको लगा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वापस हम आते हैं, ये जो आपसे मैं पूछूंगी विपिन कुमार जी, ये जो टीसीएस टीडीएस में जो लोगों को इसकी क्या बोलूं, ये अगेन एक रिलीफ है रिलीफ लोगों को, राहत, क्योंकि हाँ। थोड़ा सा फंड रोटेशन बना रहेगा। अदरवाइज टैक्स कलेक्ट हो करके या टीडीएस कट के फंड कहीं ना कहीं 1-1.5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो जी। रोटेशन बना रहेगा। बना रहेगा। सेम पर्पस इस केस जी, में भी है। जी। और हमारे पास ज्यादा वक्त अभी नहीं बचा है, मैं आप तीनों से बारी बारी से ये जानना चाहूंगी कि आप और क्या सजेस्ट करते So, इस बजट में। पहला सवाल मैं आपसे करूंगी प्रोफेसर चक्रवर्ती। so, मुझे जो लगता है कि हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं जी। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, बट देयर इज नथिंग ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट का जो टैक्स रिलीफ वो कुछ इट इज साइलेंट। is तो silent. हाँ, तो ठीक है, डिमांड साइड पे हम लोग पुश कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो बढ़े रिटेल लेवल पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑन द सेम साइड गवर्नमेंट ये भी सोचे कि कॉर्पोरेट साइड से इसको सप्लाई में कैसे जोड़ा जाए इन द उसको। सेंस है। हाँ, तो तो वो भी we hope कि अगले साल- वी होप कि अगले साल कुछ जी। आए कॉर्पोरेट जी, टैक्स के जी। ऊपर भी। अलंग साहब, आप क्या क्वेश्चन? इसी सवाल को कि आप और इसमें क्या देखना चाहते हैं इस बजट में। सच बोलूं जी। तो उसमें झारखंड का कुछ मैं चाहता था, जिस तरह से बिहार का कुछ कई बार नाम आया, मेरी कानें तरस रही थी कि झारखंड का भी कुछ नाम आता कई एक आध जी बार। जी विपिन साहब, आप। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ डिविडेंड को लेकर के टैक्सेशन में रिलीफ आएगा, क्योंकि अब फोकस किया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करें, और हर डेवलप्ड कंट्रीज में यही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का मेन मोड या तरीका यही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिविडेंड को लेकर के कुछ रिलीफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जी। या आगे की बजट में मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कुछ आना चाहिए। जी, तो जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में वो सब बातें हों, बिल्कुल। और इन सब बातों का फायदा लोकल लोगों को भी मिले, पूरे देश के लोगों को भी मिले। तो इन्हीं सब बातचीत के साथ आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के प्रोफेसर प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, वित्तीय मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन कुमार, और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव नवजोत अलंग जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और इस पर चर्चा की, अपनी राय रखी, अपने कुछ सुझाव भी दिए। तो इन सब के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू। थैंक यू।